ठीक हो गया। ओके, मैं डॉक्टर फ्रिया, आज हम लोग थिंकिंग पे बात करेंगे, ठीक है। और थिंकिंग के बारे में आप लोगों को आइडिया इतना तो होगा कि थिंकिंग किसको कहते हैं। थिंकिंग एज हम चीज़ों के बारे में सोचना, ठीक है। थिंकिंग का जो मीनिंग है वो है सोचना। अब हम चीज़ों को किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक। अब थिंकिंग की हमारी डेफिनेशन ये होगी, ओके, a mental process involving in the manipulation of both stimulus from the environment and which is stored in the long term memory and a symbol stored in the long term memory. हमारे पास इन्वायरमेंट में से अगर कोई भी चीज हम आप अपने सामने देखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई आपके सामने बात करता है कि ये पेन है, ये बुक है, तो आपके जहन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? पेन किस तरह की चीज होती है? एक सिलेंड्रिकल सी होगी, एक कैप होगी, ठीक है, एक पॉइंटेड निब होगा जिससे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपने इन्वायरमेंट से ली, लेकिन ये आपकी मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर्ड था, ये बात, ठीक। जहां से आपको पता चला कि ये चीज पेन है, इसको, ये चीज एकदम से हमारे पास नहीं आई, हमारे माइंड में जो स्कीमास बने हुए थे ऑलरेडी, उससे हमने इन्वायरमेंट से और अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी से इकट्ठा लिया, तब हमारे पास जाके जो चीज हमें समझ में आई वो बनी। हम इसी को थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। Okay, thinking can be in the form of visual imagery, auditory or olfactory images. जब तक किसी चीज को देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, उसके बारे में आप कैसे बता सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है। उसके बारे में कुछ सोच नहीं सकते, तो हमेशा स्टिमुलस इन्वायरमेंट से आता है, और स्टिमुलस विजुअल हो सकता है, ऑडिटरी भी हो सकता है, ऑल्फैक्टरी भी हो सकता है। जो सुनेंगे, जो देखेंगे, उसी के बारे में आप प्रोसेस करेंगे। थिंकिंग जरूरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए या डिसीजन मेकिंग करने के लिए, ठीक है। अब चीजें, अब परसेप्शन और थिंकिंग में डिफरेंस ये है कि परसेप्शन में आप चीजों को रिकग्नाइज करते हैं, आपका अपना एक व्यू होता है उस चीज के बारे में। थिंकिंग तब होगी जब आपकी परसेप्शन के साथ आपकी मेमोरी से भी क्लूज आएंगे। परसेप्शन में वो जो आपका स्कीमा बना हुआ है और मेमोरी से जो आपको क्लू मिलेगा, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तब आप किसी चीज के बारे में एक नतीजे पे पहुंचेंगे, कुछ सोच समझ के। उस प्रोसेस को हम थिंकिंग कहेंगे, और वो किस काम आएगा? आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग के। हम सारे प्रॉब्लम्स इसी तरह अपने डेली लाइफ के सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब एक प्रॉब्लम किसी चीज से सॉल्व हो जाता है, किसी भी बात से सॉल्व हो जाता है, देन वो हमारा कंसेप्ट बन जाता है। आहिस्ता, अच्छा, मैं सेकेंड ईयर बीडीएस को पढ़ा रही हूँ। ओके, ठीक। Everyone is hearing? ओके, तो कंसेप्ट तक बात क्लियर है। जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, देन जो है वो हमारा उस चीज के बारे में वो एक कंसेप्ट बन जाता है, ठीक है।
जिस तरह से आपने लिखना है, किस तरह आपका एक कंसेप्ट है कि पेन पकड़ेंगे, पेपर पकड़ेंगे और देन आप राइटिंग स्टार्ट करेंगे, ये सारी चीजें आपने पहले सीखी हैं, देन वो आपके कंसेप्ट्स बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप डेली लाइफ में रूटीन में अपने पेशेंट्स के साथ डील करोगे, तो तभी आपको अंदाजा होगा जी पेशेंट डिफरेंट कंप्लेंट्स के साथ आएगा आपके पास, पेन है, सेंसिटिविटी है, व्हाटएवर, ठीक है। तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके आप जिसके थ्रू जाएंगे वो एक होगा थिंकिंग प्रोसेस। आपने उसके बारे में जब उसका प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देंगे, पेन उसका रिजॉल्व कर देंगे, सेंसिटिविटी रिजॉल्व बन जाएगी, तो आपका कंसेप्ट बन जाएगा। अच्छा ठीक, पेन होगा तो ये मेडिसिन देंगे, ये हो जाएगा, सेंसिटिविटी होगी तो ये इंस्ट्रक्शंस देंगे और इस तरह करेंगे, तो इस तरह से रिजॉल्व हो जाएगा। इस तरह से हमारे क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन है सॉल्यूशंस पे। ठीक, एक तो क्लियर कट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है जी, पेशेंट है, पेन है, ये वो आपसे कहता है कि इस पेशेंट की एक आवाज क्लियर नहीं जा रही। आवाज अब क्लियर आ रही है आप लोगों को? हेलो, ओके, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं जहां हमने छोड़ा था। कि हैं, ठीक है, एक इल डिफाइंड और एक इल डिफाइंड तब होगा जब चीज पता है कि ये हमने सॉल्व करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है आपके पास, उसने आके कहा है कि मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ प्रॉब्लम, ठीक है, वो एक वेल डिफाइंड सा प्रॉब्लम है, आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। वेट, अब आई आवाज?
अब आ रही है आवाज? अब आ रही है सेकेंड ईयर आपको आवाज? हाँ अब आ रही है, ठीक है चलिए। अब क्लियर है? Okay. वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। डिफाइंड बस पता है कि जिसका एंड होगा कि हमने एक्सटेंशन कर देनी है, हमने स्केलिंग कर देनी है, हमने पॉलिशिंग कर देनी है, फिलिंग कर देनी है, ठीक है। ये तो हमारे पास वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स आ गए, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे डेली लाइफ में भी, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी, वो इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स वो होंगे जिसमें आपका गोल क्लियर नहीं है। आपको अपना गोल क्लियर करना है कि आपने करना किस तरह से है इस प्रॉब्लम को सॉल्व। फॉर एग्जांपल पेशेंट आया आपके पास, वो कह रहा है मुझे पूरे लोअर जॉ में पेन हो रहा है, ठीक है। देन आप उसका सबसे पहले एग्जामिनेशन करोगे, देखोगे कि कहाँ कहाँ पे पेन है, क्या क्या हो सकता है जिसकी वजह से उसको पेन है। उसका ओरल एग्जामिनेशन करोगे, फिर किसी पॉइंट पे पहुंचेंगे और फिर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। उस तरह से आपका वो एक इल डिफाइंड प्रॉब्लम हो गया। जिस तरह एक एग्जाम आपका प्रॉफ है, वो भी एक इल डिफाइंड प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए इल डिफाइंड प्रॉब्लम है कि आपने उसमें आपको बता दिया जाता है कि जी आपका थर्ड ईयर का प्रॉफ है, ये सेकंड ईयर का प्रॉफ है, ये सब्जेक्ट है, इसका एग्जाम है। ये वेल डिफाइंड तब होगा जब आपको स्पेसिफिकली एक सिलेबस दिया जाता है, ठीक है, और स्पेसिफिकली ये बताया जाता है ये बुक है, इसमें से इस चैप्टर का ले रहे हैं। जिस तरह आपके ग्रैंड टेस्ट है वो आपके वेल डिफाइंड होते हैं, ठीक है। उसमें आपको पता होता है कि इस चीज का टेस्ट आना है, इस टॉपिक में से आना है, तब आप उसको इजीली सॉल्व कर देते हो। लेकिन जब आपको एक वैसे बता दिया जब पूरा प्रॉफ है कि एग्जाम है, तब आपके लिए डिफाइंड होगा कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो वेल डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से ही हमारी जो डेली रूटीन में प्रोसीजर्स हमने करने हैं वो भी इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स होते हैं। पहले हम उनको फाइंड आउट करते हैं कि हमारा गोल क्या है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने के मेथड्स हैं। हर तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 2 से 3 मेथड्स यूज होते हैं। सबसे पहला मेथड है एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स का नाम आपने पहले भी सुना होगा, आपको आइडिया होगा कि ये क्या होता है। जब एक परफेक्ट सा फॉर्मूला होता है, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको फिट इन करें और एक कैलकुलेटेड सा रिजल्ट आपके सामने होगा, ठीक है। जस्ट लाइक कि आपको एग्जाम में पूछा गया हो डिफाइन थिंकिंग या डिफाइन परसेप्शन या डिफाइन मोटिवेशन, डिफाइन इमोशंस, ठीक है। आप उसकी एक सीधी सीधी सी डेफिनेशन लिखते हैं। देन वो एक पेट फॉर्मूला के साथ आपसे पूछा गया और आपने उसका एक सीधा सीधा आंसर दे दिया, वो एल्गोरिथम्स थे, ठीक है। अब दूसरा मेथड होता है हेरोस्टिक्स। हेरोस्टिक्स होते हैं जिस तरह आपको सिनेरियो बेस्ड एक पूरा बना के दिया जाता है कि एक पेशेंट आया है, इस कंप्लेन के साथ आया है, उसको ये प्रॉब्लम है, उसको वो प्रॉब्लम है, तो उसमें से आपने क्या करना है, ठीक है। देन वो हेरोस्टिक होते हैं, वो गैस होते हैं। एक तीसरा मेथड है जो है ट्रायल एंड एरर। आप ट्राई करते रहते हो, अच्छा इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी होता है। जब आप क्लियर नहीं होते अपने गोल के बारे में, आपको नहीं पता होता, तो आप सिर्फ ट्रायल एंड एरर की बेसिस पे ट्राई कर रहे होते हैं। ये दूसरी आपकी इनसाइट, जब आपको लग रहा होता है इनसाइट में, अच्छा इस प्रॉब्लम का ये हल हो सकता है, इसका ये हल हो सकता है, ये बेसिकली बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी डेली लाइफ में भी कर रहे होते हैं। अब एल्गोरिथम में रेसिपी और रूल फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम दैट गारंटीज अ सॉल्यूशन और कैन बी अप्लाइड इन वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स ओनली। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। लॉट ऑफ टाइम इसलिए कि आप एक पूरा सीक्वेंस के साथ चलते हैं,
प्रॉब्लम को एक सीक्वेंस के साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं आप कि आप रूटीन में अगर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ फोन पे आप अपने कर रहे हैं, लेकिन आपको वो नहीं पता, आपके लिए वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, लेकिन आप उसको पहले सर्च करते हैं, अच्छा देखते हैं लोगों के साथ ये मसला होता है तो वो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, आप बाकायदा उस प्रोसीजर के तहत चलते हैं, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। तो दूसरा एक मेथड जो है वो हमारे पास ह्यूरिस्टिक्स आता है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक एजुकेटेड गेस और रूल ऑफ थंब इस तरह के, इसमें does not guarantee a solution. It can be applied on ill-defined problems. Time efficiency. इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लेते हैं जिस तरह आपके पास MCQs आते हैं, ठीक है, MCQs आते हैं, आपको उसका आंसर नहीं आता, तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले यही करते हैं कि अच्छा इसमें से कौन सा आंसर नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता, आप उसमें से जो पॉसिबिलिटीज नहीं होती जाती तो उनको एक्सक्लूड करते जाते हैं। इन द एंड एक दो ऑप्शंस में आप लोग देख लेते हैं कि जी आपका इसमें से क्या हो सकता है, तो ये इसको हम कहते हैं एजुकेटेड गेस, ठीक है। लेकिन इसमें भी गारंटी नहीं है, ठीक। जो हमारे पास आपके पास क्लिनिकल रोटेशन में अपने आएंगे पेशेंट्स, उस वो जब आपको बताएंगे कि हमें पेन है, तो आपने सबसे पहले उस पर हिस्ट्री जब लेंगे तब आप उसमें से गेस करेंगे, अच्छा इसने इस तरह की हिस्ट्री दी है, ये इसकी बातें किस साइड को जाती हैं, उसके जो इल डिफाइंड प्रॉब्लम है जो उसने सिर्फ ये बताया है कि मुझे लोअर जा पूरे में पेन है, तो अब आप उसको इल डिफाइन से वेल डिफाइन में पहले कन्वर्ट करोगे, देन आप एक गारंटेड सॉल्यूशन दे सकोगे। जब तक आपका प्रॉब्लम इल डिफाइंड रहेगा, आप गारंटी नहीं दे सकते कि उसका सॉल्यूशन होगा। इसलिए जब तक उसके पेन की कॉज आप फाइंड आउट नहीं करेंगे, तब तक आप उसको उस तरीके से रिजॉल्व नहीं कर सकते। उसको पॉकेटिंग की वजह से पेन है, इधर उसको पल्पाइटिस है, या उसको सेंसिटिविटी बहुत स्वेयर है, ठीक है, उसको किस वजह से पेन है, तब इट इज मच मोर टाइम एफिशिएंट हो सकता है आपका पहला पहला तुक्का ही सही लग जाए, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारा है, अभी तक बात क्लियर है सारी। हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें है और क्या उसमें हमें कौन सी चीजें हैं जो हमें फायदा देती है, ठीक है। अब ये 3 से 4 डेफिनेशंस हैं, कुछ चीजें हैं, ये सब ऑब्स्टेकल्स हैं। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं कोई भी, तो कौन सी चीजें हैं जो हमें प्रॉब्लम, ठीक है। मेंटल सेट, a frame of mind involving an existing model for responding a problem context or procedure for a, अब इसमें मेंटल सेट हमारा किसी भी चीज को एक प्रॉब्लम को सॉल्व के साथ उसको बहुत जोर से, जिस तरह मैंडिबुलर में जोर लगा रहे हो, अब उसको करोगे तो क्या होगा, होता है कि बिल्कुल मूव करने पे एक्सट्रैक्ट होगा ना, लिंगुअली मूव करने पे एक्सट्रैक्ट होगा, उसको आप जब तक राउंड 8 की तो ये अप्लाई करवाती है, वो हमारा मेंटल सेट है। जिन नहीं लेके आएंगे
तब तक हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। माइंडसेट बन गया है, एक तरह से हमारा रिफ्लेक्स बन गया है कि जब भी मैंने क्लास 1 फिलिंग करनी है या क्लास 2 फिलिंग करनी है, मुझे इस तरह से नहीं बैठना, मुझे इस तरह, जिस तरह आप यूनिट पे बैठने की एक पोजीशन आपको बताई जाती है हमेशा जाए। जब अगर उस तरह से सही रिफ्लेक्स नहीं बनेगा, आपको झुक के काम करने की आदत पड़ जाएगी, तो आप कभी भी सही सीधे बैठ के नहीं कर सकेंगे। आपका ये माइंडसेट बन चुका होता है कि मैं सीधा बैठूंगा तो मेरे से काम नहीं होगा। तब हमारी डेली लाइफ रूटीन में कुछ ट्राई नहीं करते। अब आवाज है? Everyone hearing me or not? तक सारी बात क्लियर है up to mental set? Any questions regarding mental set? Okay, let's move. अब इसका ऑब्स्टिकल जो हमारा मेंटल सेट है कि हम एक चीज को बस एक ही एंगल से देखते हैं। हमारे नजदीक उसका और कोई नहीं। हमारे नजदीक जूता पहनना, सिर्फ एक जूता पहन सकते हैं हम, उस जूते के साथ आप कोई कॉकरोच नहीं मार सकते। अगर इस तरह के नहीं, शूज तो सिर्फ पहनने के काम आ सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये डिव नहीं हो पाते जब हम एक चीज का सिर्फ एक ही एंगल से यूज करते हैं, ठीक है। हम चीजों को डिफरेंट तरीकों से यूज नहीं करते। दूसरा हमारे पास है नेक्स्ट ऑब्स्टेकल हमारी इसमें आता है। अब इसको अगर आप देखिए, ये सबशन है, किसी के लिए ये 8 है, किसी के लिए ये इंफिनिटी का सिंबल है, कोई इसको वेव कहेगा, कोई इसको डीएनए कहेगा, कोई इसको प्रिट्जल कहेगा। बात सबकी ठीक है, परसेप्शन सबकी ठीक है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन हर कोई इसको एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। बिल्कुल इसी तरह जब हम चीजों को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तब हम क्रिएटिव होते हैं।
ठीक है, एक चीज के बहुत सारे यूजेस निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आप इस बात पे स्टक रहोगे नहीं ये 8 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ये इन्फिनिटी के साइन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, तो देन आपका माइंड फिक्स है उस चीज पे। आप हमारे पास नेक के ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ फंक्शन के साथ होता है। आप जिस तरह की साइन की बात हुई, इसमें अगर एक परसेप्शन है 8 है की और वो उसको किसी दूसरे एंगल से देखने के लिए तैयार ही नहीं है, तो देन वो मेंटल सेट है। लेकिन अगर किसी चीज के यूज के बारे में अगर आपका मेंटल सेट हो कि ये चीज सिर्फ इसी काम के लिए यूज हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास पेरियोस्टियल एलिवेटर है, वो आप कह नहीं जी ये तो सिर्फ फ्लैप उठाने के लिए यूज हो सकता है, मैं इसके साथ टूथ फ्लेक्सेट नहीं कर सकता, तो देन ये फंक्शनल फिक्सनेस होगी। ये जिस तरह से प्रोब है, हम उसको चेक करते हैं कि जी हम इसके साथ जी सिर्फ कैलकुलस चेक कर सकते हैं फंक्शन चीजों को, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ठीक है माइनर सर्जरी, आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो चुके हैं, लेकिन जब आप एग्जामिन करते हैं तो आप देखते हैं कि ये तो इतना मतलब एक बड़ी सामने इसको तो हल्का स्ट्रेस लेकिन होता है, पॉसिबल ही नहीं है। किसी क्रॉनिक किस्म की बीडीआर की जो पड़ी भी सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू में है, तो देन वो फंक्शनल आपकी फिक्सेशन होगी। अगर हम इस चीज को ओवरकम कर लेते हैं, हम एक टूल को डिफरेंट तरीकों से यूज कर लेते हैं, ठीक है। आप एक फोर्सेप के साथ, आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास फोर्सेप यूज हो चुके हैं, आप अपने लोअर के जो फोर्सेप्स हैं उनकी शेप्स डिफरेंट होती हैं। आप लोगों ने फोर्सेप्स देखे हुए हैं? जो एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होते हैं फोर्सेप्स, वो आप लोगों ने देखे हैं? हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है? नो, नहीं देखे हुए। ओके, थर्ड ईयर में आप लोग अपने जो है वो आप थर्ड ईयर में अपने देखोगे, जब इंस्ट्रूमेंट्स देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बार वीडियो ऑन कर, ठीक है भाई। जब आप थर्ड ईयर में जाओगे, आप अपने जब सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट्स देखोगे, तो जो लोअर के फोर्सेप्स हैं, जो लोअर आर्च के लिए यूज होते हैं, उसमें से जो मोलर्स के लिए स्पेसिफिक हैं, प्री मोलर्स के लिए स्पेसिफिक हैं, इंटीरियर्स के लिए स्पेसिफिक है। लेकिन बाज़ औक़ात आपको इस तरह हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट यूज हो चुका है या व्हाटएवर, आपको कहीं इमरजेंसी में या किसी रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, आप उस एक फोर्सेप के साथ कौन कौन सा टुक निकाल सकते हो? इंटीरियर निकाल सकते हो, पोस्टीरियर्स निकाल सकते हो, या किसी और काम के लिए उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर तो फंक्शनली फिक्स नहीं है, उसका डिफरेंट यूज करोगे, तो ये चीज आपके लिए बड़े फायदेमंद है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इन्हांस हो जाएगी, ठीक है, और आप क्रिएटिव हो जाएंगे। जस्ट लाइक देखिए, अब यहाँ पे अगर बीटर नहीं है तो उन्होंने सीजर के साथ काम चला लिया, सीजर को एक ड्रिल मशीन में ऐड करके उसको बीटर बना लिया, तो दैट इज क्रिएटिव, ठीक है। जो सीजर का नहीं, सीजर के हैंडल्स के साथ जो है वो बीट कर लिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन।
ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है इसलिए कि जब बहुत ज़्यादा किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाए तब आपको समझ नहीं आती। जस्ट लाइक इसके एग्जांपल के आपके पास पेशेंट आया है, आप उससे हिस्ट्री लेना चाहते हो, ठीक है, माउथ का कोई भी, देन आप उससे पूछते जाते हैं साइंस सिम्टम्स उसके और उसके साथ, ठीक है। उसके बाद वो आपको बताना शुरू कर देता है कि मुझे कौन दिया, देन आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कि क्योंकि रेलेवेंट चीजें नहीं है। इसीलिए जो हिस्ट्री टेकिंग मैपिंग के बारे में याद है हमने सेक्शन 1 कुछ बार बार हट। ओके ये हमारे हमारे चीज को समझ नहीं पाते आप उसके प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी तो बहुत ज्यादा जो गैदर हुई है उसको आप कलेक्ट अपने यार
यार ये क्या है? ये तो होगा। अपना नेट, इनका नेट ही नहीं ठीक। हमारा ठीक नहीं होता तो हमें क्लास से बाहर निकाल। आलम गुस्से ना हो, कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसे। चल ठीक हो गया। कंप्लेंट्स के बारे में पता चलेगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि एक पेन के साथ और कितनी आप फिर दोबारा से। आपके ख्याल में जो इंफॉर्मेशन से होता है कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है और आपके अच्छे रिजल्ट टाइम assumptions. Okay, third is sorry, second is listening.
छुट्टी दे दो, छुट्टी। छुट्टी दे दे हमें प्लीज। ये फिर क्यों म्यूट हो गया? ओके फाइन, अब सही है। जी सेकंड एयर, आपको आवाज आ रही होगी होपफुली। वेरी बैड इंटरनेट कनेक्शन। आवाज आ रही है सेकंड एयर? हमने कहा था जी, हम यहाँ पे थे कि हमारे क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं
प्रॉब्लम सॉल्विंग में। इनमें से असम्पशन एक बहुत बड़ा है जो हम डेली लाइफ रूटीन में भी बहुत यूज करते हैं। हम अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं कि चीज़ इस तरह नहीं होगी, इस तरह नहीं होगी। ज़्यादातर ये होता है इस वजह से है क्योंकि हमारे पहले वैसे एक्सपीरियंसेस रह चुके होते हैं, ठीक है। आपने एक पेशेंट को जिस तरह से ट्रीट किया होगा, आप अगली दफ़ा जो भी पेशेंट आएगा आप ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हो कि अच्छा इसको भी ऐसे ही होगा, इसको भी यही प्रॉब्लम होगा, इसके साथ भी यही सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन हम ये चीज़ बड़ी ऑब्स्टेकल बन जाती है फिर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, अगर उसका प्रॉब्लम उससे डिफरेंट हो सकता है। बात बात हम जो है वो देखते हैं कि नहीं हमारे किसी साथ वाले का एक्सपीरियंस वैसा होता है, ठीक है। एक्सपीरियंसेस की बेस पे हम एज्यूम करते हैं। बाज़ औक़ात तो ये assumptions बड़ी हेल्पफुल होती हैं, लेकिन हमेशा अगर आप वही चीज़ एज्यूम करोगे, हर पेशेंट के लिए करोगे, तो देन आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। ट्रांसफर इस तरह से है कि जब आप एक स्किल पहले सीख चुके हो, ठीक है, फिर जब एक नई स्किल उसके बाद सीखते हो तो आप उसको सही तरह से सीख नहीं पाते, वो अफेक्ट करती है। जस्ट लाइक इस तरह कि आप पहले अपनी गाड़ी चलाते हैं, बाद में आपने ऑटोमेटिक गाड़ी खरीद ली है, लेकिन आपका हाथ बार बार जाएगा गियर के ऊपर। वो इसीलिए जाएगा क्योंकि आपने पहले जो स्किल सीखी हुई है वो हिंडर कर रही है बीच में। जिस तरह पहले जो हैंड पीस आते थे उनमें की होती थी उनके साथ, ठीक है। जब आपने बल लगानी थी हैंड पीस के साथ की यूज करते थे, अब पुश बटन के साथ आते हैं, आपको किसी किस्म की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीज प्रॉब्लम करती है जब आप हैंड पीस यूज करने लगते हो, तब आप ऑटोमेटिकली की तरफ देखते हो कि हम बट को टाइट कर ले। वो पुश बटन की रिफ्लेक्स बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। इस चीज को हम कहते हैं ट्रांसफर। हमारा जो पुराना नॉलेज है वो हम एक सिचुएशन में ही जब यूज करते हैं, अब उसी के लिए कोई नई चीज सीख ली है तो वो उसको हिंडर करेगा बार बार। इस चीज से थोड़ी सी देर लग जाती है, ठीक है। ये ट्रांसफर क्लियर है? एनी प्रॉब्लम अब तक ऑब्स्टेकल से रिलेटेड? ट्रांसफर की बात क्लियर हो गई है? सेकेंड है ओके। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेज है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के 7 स्टेप्स हैं। आपने किसी भी चीज के बारे में डिसीजन लेना होता है, चाहे वो आप प्रैक्टिकली लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कोई कैरियर चूज कर रहे हैं, या आप किसी पेशेंट को देख रहे हैं, ठीक है, उस पेशेंट का डायग्नोसिस बना रहे हैं, तो हम हमेशा डिसीजन करने के लिए, एक डिसीजन पर पहुंचने के लिए इन्हीं 7 स्टेप से गुजरते हैं। इन 7 स्टेप से ही गुजर के एक अच्छा डिसीजन किया जा सकता है। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन। आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने कैरियर चूज करना है, जब आप एफएससी में हैं या ठीक है, तब आप सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपका पैशन क्या है, ठीक है, आप करना क्या चाहते हो। अगर आपने इंजीनियरिंग में जाना है, आपने मेडिकल में जाना है, या आपने आर्ट्स में जाना है, किसी भी प्रोफेशन में जाना है। बिल्कुल इसी तरह से जब आपके पास कोई पैशन आता है तो वो आपके जिस भी कंप्लेन के साथ आता है, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो कि उसकी कंप्लेन क्या है, वो किस कंप्लेन के साथ आया है। वो किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ आया है, वो किसी पेन के साथ आया है, वो सेंसिटिविटी के साथ आया है, या फिर उसको डेंचर लगवाना है, ठीक है। आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो प्रॉब्लम क्या है। देन उसके बारे में सेकंड स्टेप आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदरिंग। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कैरियर की चॉइस में जब आपने एक चीज डिसाइड कर ली, जी मुझे मेडिकल कॉलेज में जाना है, मेडिसिन मेरा जो है वो पैशन है, मैं इसमें जाना चाहता हूँ, तब आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हो कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, किस तरह से हैं, कौन से प्राइवेट हैं, कौन से गवर्नमेंट के हैं, इसका एग्जाम कौन सा देना है, इसके एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, एग्जाम कब होता है, कितनी दफा होता है साल में, ठीक है। ये सब कुछ हम पूछते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं।
देन आप एक उस पर पहुंचते हो कि अच्छा जी आप सबसे पहले आइडेंटिफाई हो गया आपका पैशन क्या था, आपने इन्फॉर्मेशन ले ली मेडिसिन के बारे में। अब ऑल्टरनेटिव एक्शंस आप देखते हैं कि अच्छा अगर मेरा मेडिसिन में एडमिशन नहीं होता, एमबीबीएस में या बीडीएस में एडमिशन नहीं होता, तो फिर मैंने क्या करना है। अगर मैं उसका टेस्ट नहीं पास कर सकता या मुझे किसी कॉलेज में किसी भी वजह से नहीं मिलता एडमिशन, तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव क्या होगा अपने करियर को परस्यू करने के लिए। तब आप उसके ठीक है, अब जो अल्टरनेटिव प्लान्स भी आपने सोच लिए, तब आप इन सबको बैठ के जब देखते हो कि अच्छा इसमें से क्या बेहतर है, किसके सबसे ज्यादा फायदा है, किसका सबसे ज्यादा नुकसान है, ठीक है। अब वेट करते हो कॉन्सिक्वेंसेस का कि क्या होगा। जस्ट लाइक कि आपने इस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले डिसाइड कर लिया जी ठीक है हमें वैसे ना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली कि यहाँ पे क्या क्या है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या टाइमिंग्स है, सब कुछ है, ठीक है, और क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बाकी सब कुछ। और फिर ऑल्टरनेटिव एक्शंस में आप ये देखोगे कि अच्छा इसके अलावा और कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें मैं एडमिशन ले सकता हूँ, ठीक है। देन आप वेट करते हो कॉन्सिक्वेंसेस को इस बेस पे कि अच्छा मुझे कौन से कॉलेज में बेहतर मिल सकता है। किस बेसिस पे करते हो, इसी पे कि अच्छा इसमें पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है, इसमें सख्ती ज़्यादा अच्छी नहीं है, इस कॉलेज में जो है स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है, इस कॉलेज में टेस्ट ज़्यादा है, इस कॉलेज में छुट्टियाँ ज़्यादा है। आप इन सारी चीज़ों पे जो आपकी प्रेफरेंसेस हो उनकी बेस पे आप कॉन्सिक्वेंसेस पे देखते हैं जो आपको सबसे सूटेबल है। आपको कहाँ आना जाना इजी है, कहाँ ट्रांसपोर्ट आपको इजी है, कहाँ हॉस्टल का इजी है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप वेट करते हो कॉन्सिक्वेंसेस को, फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी एक चॉइस बनती है। आपने एक चूज कर लिया एक कॉलेज को, ठीक है, फिर आपका उसका डिसीजन होगा कि आप करें वहाँ पे एडमिशन लें या ना लें, ठीक है। देन उसका रिव्यू और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हो गए जब आप वो एक्शन कर लोगे। जैसे आपने एडमिशन ले लिया, अब जब आप एडमिशन ले लिया सेकेंड ईयर में हो, तब आप किसी को भी इस बारे में बता सकते हैं कि आपके इस डिसीजन का क्या रिव्यू है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। आप किसी को गाइड कर सकते हो कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने का क्या फायदा है, इस कॉलेज में एडमिशन लेने का क्या नुकसान है, ठीक है। जस्ट लाइक इसी तरह जब हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ, आपके पास कोई भी पेशेंट आया, आप सबसे पहले उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आप उसकी हिस्ट्री ले रहे हो, तमाम डिटेल से जब आप उसकी हिस्ट्री ले लोगे, इसको क्या प्रॉब्लम है, वो किस वजह से आया है और क्या क्या चाहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पेन के साथ आया है, सेकेंडरी रीडिंग में तो पेन के साथ जब पेशेंट आया तो उसके ब्रोंकाइटिस का पेन है, आपने इन सारी इंफॉर्मेशन ले ली। अब आपके पास उसके है कि या तो इसकी एक्सट्रैक्शन हो जाएगी या फिर इसका रूट कैनाल प्रोसीजर हो जाएगा। ये दो अल्टरनेटिव एक्शंस होंगे आपके पास। देन आप एक कॉन्सिक्वेंसेस इस बेस पे करोगे कि पेशेंट क्या चाहता है, पेशेंट आरसीटी कराना चाहता है या पेशेंट एक्सट्रैक्शन कराना चाहता है। अगर तो एक यंग पेशेंट है तब आप उसको प्रेफरेबली एडवाइस करोगे कि जी वो रूट कैनाल कर लें, ठीक है। लेकिन अगर एक ओल्ड पेशेंट है, वो नीड भी नहीं है, टूथ भी मोबाइल है, ठीक है, तब हम उसकी बेस पे जो है वो उसको नहीं उसकी बेस पे उसे कहेंगे ठीक है आप एक्सट्रैक्शन करवा लें, या किसी को बार बार आने जाने का प्रॉब्लम है, वॉट एवर जो पेशेंट की प्रेफरेंसेस होंगी उसके मुताबिक उसके मुताबिक उसका कॉन्सिक्वेंस डिसाइड करोगे। फिर एक चॉइस लेंगे, आप रूट कैनाल स्टार्ट करेंगे या एक्सट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है। एक चॉइस के बाद आपने इसका एक्शन ले लिया, देन आप इसका रिव्यू देने के काबिल हुए कि जी इसको रूट कैनाल कराने का ये फायदा होगा और एक्सट्रैक्शन कराने का ये फायदा होगा, ये क्या नुकसान होगा, ये सारी चीजें इसमें हैं। तो कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए इसी तरह। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव का वर्ड तब यूज करते हैं जब कोई नई चीज आप बनाने में कामयाब हो जाते हैं। उन्हीं लोगों को क्रिएटिव किया जाता है जो एक पुरानी चीज को एक नए वे में यूज करते हैं, एक यूनिक वे में करते हैं, ठीक है। किस तरह से, जैसे अभी हमने वो एक फंक्शनल उसमें पढ़ा था, देखा था कि एक पिक्चर कि जिसमें सीजर के साथ उन्होंने बीट किया, तो वो क्रिएटिव थिंकिंग थी, एक यूनिक वे था एक चीज को यूज करने का, ठीक है।
उनकी क्रिएटिविटी की प्रोफाइल क्या होगी, कौन से लोग होते हैं जो क्रिएटिव जिनको कहा जाता है। अनयूजुअल अवेयरनेस ऑफ पीपल हो जिनमें इवेंट्स एंड प्रॉब्लम हो, मीन्स जिनकी बहुत कीन ऑब्जर्वेशन हो, जो चीज़ों को बड़े क्लोजली ऑब्जर्व करते हों और इतना उनका माइंड में वो इस चीज़ को देखते हो कि अच्छा मैं इसको किस तरीके से यूज कर सकता हूँ। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक टॉय को बहुत डिफरेंट तरीकों से खेलते हैं। ठीक है, उनकी अनयूजुअल सी एक ऑब्जर्वेशन होती है जो हम बहुत दफा हम स्किप कर जाते हैं। टाइम ओवर। चलो ठीक है, कहाँ से करना है? ठीक है, बाकी हम ये फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।